हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए फर्स्ट टर्म जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है उसकी आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर के क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए 2022-23 सेशन के लिए। अच्छा, ये जो सैम्पल पेपर है इसका हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे उसमें जो टोटल पार्ट आएंगे वो टोटल 4 पार्ट आएंगे, A, B, C एंड D। ABCD इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, टोटल 4 पार्ट, टोटल 4 खंड आएंगे। टोटल क्वेश्चन हैं आपके 36 और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और करने ही करने हैं। जो आपका सेक्शन ए होगा, मतलब जो खंड ए है, उसमें टोटल 1 से लेकर 20 क्वेश्चन होंगे और उनमें 1 से लेकर 20 क्वेश्चन के अंदर सभी 1-1 अंक के होंगे। उनमें MCQ होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे जिसको हम अति लघु उत्तरी प्रश्न बोलते हैं। अभिकथन और कारण प्रकार के प्रश्न भी होंगे जिसको हम एसर्शन और रीज़न बोलते हैं। इनके अलावा उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में भी दिए जाने चाहिए। जो खंड या सेक्शन ए है ये टोटल 32 मार्क्स का होगा और ये कैसे होगा अभी आपको पता चल जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद सेक्शन बी, फिर उसके बाद सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। पर आज के हम इस एपिसोड में खाली हम सेक्शन 1 को ही आगे लेकर चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 2 को, सेक्शन बी को लेकर चलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। मतलब कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ये किस में दिया गया है आपको? केल्विन में। ए पार्ट 793 केल्विन में और बी पार्ट 870 केल्विन में। हमें इनको चेंज करना है किस में? डिग्री सेल्सियस में। तो आपको पता है कि जब भी हमको केल्विन से चेंज करना होता है किस में? डिग्री सेल्सियस में, तो हम 273 से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 273 से क्या कर देते हैं? माइनस। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 से 3 कैंसिल, मतलब 3 3 0 हो गया। 9 में से 7 गया 2 आया और 7 में 2 गया 5, तो 520 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हम बात करेंगे 870 केल्विन की, कि 870 केल्विन को हमने चेंज करना है किस में? डिग्री सेल्सियस में। तो उसको भी हम 273 केल्विन से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? माइनस करना तो सबको आता है, अब नहीं आता है तो भैया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 - 3 7, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 7 to 5 हो गया। तो कितना आ गया? 597। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के उसमें ये कह रहा है कि अथवा वाला पार्ट भी आ गया है इसमें। तो हमको पहले क्वेश्चन के अंदर एक अथवा वाला पार्ट भी आ गया, मतलब और वाला भी पार्ट आ गया है। तो हमको या तो हमको करना पड़ेगा पहला पार्ट इसका फर्स्ट में, अथवा से पहले वाला या बाद वाला, कोई भी एक हमको करना है। पर क्योंकि हमको दिया गया तो हमको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। कह रहा है एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, तो कौन सा पदार्थ का गुण यह परीक्षण दर्शाता है? तो हमको पता है गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काट रहा है, मतलब पानी के अंदर डूब तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो पानी को काट रहा है। तो कौन सा गुण है इंग्लिश में? अच्छा, इसमें है कि हमारे पास टोटल जो पदार्थ के टोटल 3 गुण हमारे पास होते हैं। उसमें से तीसरा जो गुण है कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ये आप लोगों को लिखना है इसके अंदर और 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है या पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इंग्लिश में क्या आएगा भैया? कह रहा है कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो? तो वही कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के उनके बीच में क्या मौजूद होता है? अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ थी। पहली क्या प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स
बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। एटम इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यह पदार्थ या परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और तीसरा, अट्रैक्शन फोर्सेस आर फाउंड बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा जी, हम दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब जिनके बीच में कम आकर्षण है पहले वो आएगा, फिर जिनके बीच में ज़्यादा आकर्षण है वो दूसरे नंबर पर आएगा, और जिनके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण है वो तीसरे नंबर में या आखिरी नंबर पर आएगा। अब कैसे भैया, ध्यान दो। हमको पता है ऑक्सीजन क्या है, गैस होती है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो एक ही बात है। चीनी क्या होती है, सॉलिड होती है, होती नहीं होती चीनी सॉलिड। और जल मतलब वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब तुमको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होता है, सॉलिड में। उससे कम किसके बीच में होता है, लिक्विड में। और उससे कम किस में होता है, गैस में। मतलब कि गैस में सबसे कम आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, फिर तरल में ज़रा ज़्यादा होता है अट्रैक्शन फोर्स, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से लिखना है। ये किसका निशान है, ग्रेटर देन का। ये ग्रेटर देन का निशान होता है बड़े का, मतलब कम से ज़्यादा की ओर हम लोग जा रहे हैं। इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इस तरीके से नहीं लिख पाते हो आप लोग तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे पहले लिख देंगे हम लोग ऑक्सीजन सी, फिर हम लिख देंगे क्या, जल, और फिर हम क्या लिख देंगे, चीनी। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब कह रहा है मिश्र धातु क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्र धातु क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं एलॉय। मिश्र धातु को एलॉय बोला जाता है। और एक एग्जांपल भी दो। अच्छा, एक्चुअली में ना ये तुम्हारे चैप्टर पता नहीं क्यों दे दिया गया, पर फिर भी याद रखो। एलॉय क्या होता है, एलॉय ना एक मिक्सचर है। क्या है ये, एक प्रकार का एलॉय एक मिक्सचर होता है। हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। ये एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे अगर हम मिश्रण की क्या बात कर दी, मिश्रण की हमने क्या बात कर दी, मिश्रण मतलब मिक्सचर। जैसे हमने चीनी और पानी मिला दिया, जैसे हमने जूस बनाना है तो चीनी नींबू मिला दिया, पानी मिला दिया, ये मिक्सचर हो गया। तो एलॉय भी एक प्रकार का मिक्सचर ही है, मिश्रण ही है। अभी कैसा मिश्रण किसका है, ये मिश्रण है मेटल प्लस मेटल, मतलब धातु प्लस धातु, दो धातुओं से मिलकर बन सकता है, या धातु प्लस अधातु से भी मिलकर बन सकता है। धातु प्लस अधातु से भी मिलकर बन सकता है। अधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो मेटल नॉन मेटल का क्या हो गया, मेटल मेटल आज आपस में मिल जाते हैं तो एलॉय बनता है, या मेटल और नॉन मेटल आपस में मिल जाए तो एलॉय बनता है। कह रहा है एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल हमने ले लिया स्टील। स्टील सबने सुना भैया, स्टील के बर्तन आते हैं। स्टील किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है आयरन से प्लस कार्बन से, आयरन और कार्बन। इसका एक एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं स्टील। स्टील को हिंदी में लिखते हैं इस्पात। क्या होता है, इस्पात। इस्पात किससे मिलकर बना हुआ है, लोहा प्लस कार्बन से, और कुछ नहीं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है विलयन की सांद्रता क्या होती है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता। अब देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होता है या विलयन होता है, पहले हम हिंदी में बता देते हैं कि जो विलयन होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो विलय से प्लस दूसरा किससे बना होता है, विलायक से। यही तो हमने सीखा है। अच्छा, कैसे, अगर मैं बात करूं, विलायक कौन होता है, जो घुलाता है चीज़ों को, तो वो तो पानी होता है। विलय क्या होती है, चीनी। और क्या बन गया, चीनी का घोल बन गया, या चीनी का क्या बन गया, विलयन बन गया। चीनी का क्या बन गया, ये विलयन। तो चीनी क्या है, विलय है। जो घुल रही है वो विलय कहलाती है और वो चीनी होती है। विलायक जो घुलाता है वो पानी होता है। और इन दोनों के ही मिश्रण को, मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो किसका विलयन हो गया, ये चीनी का विलयन हो गया। इसी प्रकार अगर मैंने बोला मैंने नमक प्लस पानी मिला दिया, नमक प्लस क्या मिला दिया, पानी, तो नमक और पानी क्या हो गया, नमक पानी का विलयन। तो ये हो गया नमक का विलयन हो गया, नमक का घोल हो गया। जहां नमक घुल रहा है तो ये क्या हो गया, विलय हो गया। और पानी जो घुला रहा है ये क्या हो गया, विलायक हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलो जी, अच्छी बात है। अब इसमें हमने ध्यान रखना है, क्वेश्चन को देखते हुए कह रहा है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो अब सिंपल सा कि विलयन में जो विलयन है, विलयन में जो विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा,
क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। विलयन में या आयतन विलयन में विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है किसकी? विलयन की। तो पानी में जितना हमने चीनी डाला है वो उस विलयन की सांद्रता हो गई। नमक में, पानी में जितना नमक डाला है वो उस नमक के घोल की सांद्रता हो गई। अच्छा जी, यही इंग्लिश में कंसंट्रेशन होता है। इंग्लिश में क्या होता है? कंसंट्रेशन। जैसे होता है, हमने बोला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है सॉल्यूट प्लस दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? जैसे हमने बोला हमने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? वाटर का सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्वेंट कौन होता है? जो डिसॉल्व कराता है, जो घुला देता है, वो डिसॉल्व करा देता है, वो सॉल्वेंट होता है। और पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है, जैसे शुगर डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, और इन सबको डिसॉल्व कौन कराता है? सॉल्वेंट, मतलब पानी। तो ये शुगर सॉल्ट वाटर का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। आंसर मैंने दिया, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है भैया? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन में जरा सा दिक्कत कर रखी है, हिंदी में अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है। तो ये जीव नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है ना, वो दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनमें अपने स्वयं के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिनको हम जेनेटिक, इंग्लिश में देखो उनको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। कह रहे हैं नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। तो ये जीव नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था कोशिका अंगक। इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखी हुई है, जरा ध्यान रखना। ये होना चाहिए था कोशिका अंगक। ऐसे 2 कोशिका अंगक के नाम बताओ जिनका हमने अध्ययन किया है और जिनके अंदर खुद के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। वो तो हमें पता है क्या होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में। अभी छोटा क्वेश्चन क्या है? कह रहा लाइसोसोम क्या है भैया? कह रहा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग बोला जाता है। खुद क्या होता है? सेल होते हैं, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक लाइसोसोम नाम का कोशिका अंगक होता है और इसके अंदर एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। जो भी गलत चीज़ आती है, बेकार चीज़ होती है सेल के अंदर, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। पर किसी कारणवश जब कोशिका में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो जो लाइसोसोम होता है ना, ये एक बैग की तरह है। तो ये लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो इसका एंजाइम बाहर निकल गया, पूरा का पूरा एंजाइम। तो जब एंजाइम पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो पूरे कोशिका को क्या करता है? खा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम है, एक लिक्विड है जो खाने को पचाने की कोशिश करता है। वो पर लाइसोसोम क्या करता है? उसको टाइम पर हल्की हल्की मात्रा में निकालता रहता है। पर कभी कारणों से पूरा का पूरा सुसाइड बैग, ये जो लाइसोसोम का बैग है, कभी फट जाता है। तो पूरा का पूरा एंजाइम जो हल्की मात्रा में निकलना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। तो वो क्या करेगा? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा, जब बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी तो सारा का सारा उसके रास्ते में आने वाली चीज़ें सारे को डाइजेस्ट कर देगा। तो लाइसोसोम सारी चीज़ को खा जाता है। यही चीज़ हिंदी में, यही चीज़ इंग्लिश में है। तो इसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, अच्छा अब कह रहा है अथवा में कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करने के लिए लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो यह सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए ये लिपिड की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस का मतलब कहाँ बनता है? सिंथेसिस का मतलब कहाँ बनता है? तो जो लिपिड होता है वो बनता है SER में, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो प्रोटीन होता है वो बनता है RER में, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER का मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और RER का मतलब होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ गया कि रंध्रों के क्या कार्य हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है भैया? जितनी प्लांट्स हैं ना उनमें पत्तियाँ होती हैं। अब उन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से छेद। इन्हीं छेद को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनको स्टोमेटा। अब इनमें से क्या होता है?
ये रंध्र मतलब ये इनकी नाक है, जैसे हमारी नाक है ना, तो नाक में से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सिमिलरली ये जो इनके रंध्र छिद्र हैं ये इनकी नाक है, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर चली जाती है। तो ये क्या करते हैं, गैसेस का आदान प्रदान करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचा और फिर अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया वायुमंडल में। तो ये करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या है, जो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का क्या काम है भैया, तो हमको पता है हृदय की जो मांसपेशी होती है उसका काम क्या होता है, हृदय को क्या करना है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना है, फिर हृदय को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है। तो एक होता है संकुचन करना और एक होता है प्रसार करना, मतलब हार्ट को छोटा करना और हार्ट को बड़ा करना, जिसकी वजह से खून हमारे दिल से बाहर निकलकर हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से बाहर निकलकर पूरे बॉडी में जाता है। तो इसका विशेष कार्य क्या है, टू रेगुलेट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। बस ये इसका आंसर था। अच्छा 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही ईजी है। 9 का जो क्वेश्चन है ना कि आप गति और वेग में क्या अंतर करेंगे या दूरी और विस्थापन में आप कैसे अंतर करेंगे, इन दोनों का आंसर आपने एक ही लिखना है इंग्लिश में, कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप जो मैं एक लिखा रहा हूँ आपने वो सब में लिख देना है। कैसे, अब जरा आप ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखो वीडियो बन रही है, बड़ी बन रही है तो बढ़ेगी यार, क्योंकि समझाने का भी तो है, अगर समझाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। गति और वेग, जो ये गति है, यहाँ गति के बदले हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दूरी भी लिख दिया। वेग में हमने क्या कर दिया, अच्छा दूरी और विस्थापन, ये विस्थापन हो गया, ये बड़ा वाला बिग डिफरेंस। क्लियर हो गया। अच्छा दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पर। गति को हम स्पीड बोलते हैं और वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, देखो दूरी विस्थापन में अंतर, गति वेग में सेम अंतर, कि ये होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश, क्या लिखते हैं, अदिश, और ये क्या होती है, सदिश। पहला अंतर क्लियर हो गया। दूसरा अंतर, ये 0 या 0, मैं मिटा देता हूं जरा सा, चलो हिंदी में यहाँ पर लिख दिया था मैंने, अब आपको याद है, इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, हिंदी में तो आपको पता चल चुका है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए जरा सी जगह बच जाएगी हमारे पास। अब क्या लिखना है हमने, कि ना दूरी और गति 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, पर वेग और दूरी और गति 0 नहीं हो सकती, पर वेग और विस्थापन 0 हो सकता है। भाई ये अंतर है। क्लियर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे 10वें क्वेश्चन में, अब देखो अभी जो हमने 9वां कराया ना 10वां वैसा ही कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन की विस्थापन के सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के लिए सत्य है, कि यह 0 नहीं हो सकता। भैया विस्थापन 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की दूरी से अधिक है। इसका परिमाण मतलब तय की दूरी से अधिक है। डिस्टेंस हमेशा अधिक हो सकती है पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी अधिक नहीं हो सकता, ये याद रखना। दूरी अधिक हो सकती है पर विस्थापन कभी अधिक नहीं होगा, विस्थापन कम होगा या बराबर होगा। तो ये दोनों ही असत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है। क्लियर। चलो जी अब हम चल रहे हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पता होना चाहिए जड़त्व का जो नियम है ये गति के प्रथम नियम के बराबर ही है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक कार है, वो चाहती है मैं चलती चली जाऊँ तो चलती ही रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि बाहरी बल उस पर अप्लाई ना हो। इसी प्रकार अगर एक टेबल यहाँ पर खड़ी है, पड़ी है, तो ये रुकी हुई है और ये हमेशा रुकी ही रहना चाहती है, और ये रुकी रहना कब तक चाहेगी, जब तक कि मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। यही लॉ ऑफ इनर्शिया है और यही जड़त्व का नियम है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर। अच्छा जी अब इसके अथवा वाला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, जरूर भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताइए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। देखो ये हमेशा चीज़ सही है।
इंग्लिश में इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ इज हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। देखो एक्शन और रिएक्शन वाला जो रूल है वो गति का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। उसमें क्या होता है, जब भी एक्शन होगा तो एक रिएक्शन जरूर हो गई होगा। अच्छा एक्शन क्या है, देखो जब हम लोग जंप करते हैं, हम जंप करते हैं, कूदते हैं, तो पहले हम धक्का कहाँ देते हैं, नीचे की ओर। नीचे कहाँ, ज़मीन की ओर हम कहाँ दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तभी जाकर हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तभी तो हम आगे कूद रहे हैं, ऊपर कूद पा रहे हैं। तो एक्शन है नीचे जाना, और ऊपर कूदना क्या होता है, रिएक्शन होता है। सिमिलरली जब हम चल रहे होते हैं तो हम पैरों को पीछे की ओर धक्का देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पैरों को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं और हम क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पैरों को नीचे की ओर धक्का देना एक्शन होता है, और पैरों को और फिर हमारा आगे बढ़ जाना क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो कह रहे हैं घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच लेता है, सेम टू सेम भैया, घोड़ा अपने पैरों से ही तो ज़मीन में धक्का लगाता है नीचे की ओर, फिर कहाँ बढ़ जाता है, आगे की ओर। क्लियर, खत्म कहानी हो गया। 12वां क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं। भैया वस्तु का संवेग सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसकी यहाँ पर लिख देना है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और वी का मतलब क्या होता है, वेग होता है। क्लियर हो गया। और ये काहे का साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं गुणा का साइन, और ये संवेग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बस और कुछ नहीं लिखना आपने। आपसे बोलेगा कि अंडरस्टैंड ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और कुछ नहीं लिखना आपने, कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म मोमेंटम की डेफिनेशन। फिर कह रहा है इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। अच्छा भैया इसकी ऐसा यूनिट तो सबको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। खत्म, ये लिखना है आपने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लिख के छोड़ दो आप, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। ये भी खत्म हो गया। चलो जी अब 13 क्वेश्चन में जाते हैं। कह रहा है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। भैया जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जहाँ पर हम किसी भी प्रकार से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे। फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ना कोई रसायन हम यूज़ करेंगे, हम ना कोई दवाई डालेंगे, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं डालेंगे। केवल हम क्या यूज़ करेंगे, मैन्यूर, खाद, मतलब गाय भैंस इनका गोबर, इनसे बनने वाली चीज़, इनसे बनने वाले जो मैन्यूर हैं, खाद हैं, उनका यूज़ करना ही जैविक खेती होती है। क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये लेकर 20 तक। अब इसमें क्या है ना, इसमें ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। इन पैराग्राफ को अपने पढ़ना है, फिर इनसे समझ हमने लेनी है, और इनकी समझ के आधार पर हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे जो MCQ टाइप होंगे, और टोटल 5 MCQ होंगे जिनमें से हमने केवल 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। चलो जी पहले तो हम हिस्टोरी पढ़ लेते हैं, पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे। भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई है। हमें इन 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला रोपण के बीज का चुनाव, दूसरा फसल पौधों का पोषण, तीसरा है बढ़ती हुई कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के प्रमुखों को वर्गीकृत किया जा सकता है। फसल किस्म सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। चलो जी हमने पूरी कहानी पढ़ ली है, और यही कहानी डिट्टो किसमें है, इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वालों आप ये कहानी पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। अब हम लोग क्वेश्चन पर जा रहे हैं। कह रहा है पहला कि भैया खरीफ मौसम की अवधि क्या है। दो प्रकार की फसल होती है, एक खरीफ होती है और एक राबी होती है। एक क्या होती है, राबी। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है राबी की फसल। तो खरीफ की फसल कब होती है भैया, खरीफ की फसल चलती है जून से अक्टूबर। रटना है आपने, जून से अक्टूबर किसकी फसल होती है, खरीफ की। क्लियर। फिर तो आपने टिक, इसमें खाली टिक लगाना देना आपने, बी इज द आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। ये MCQ है तो आपको पता है कैसे करने होते हैं। कह रहा रबी मौसम की अवधि क्या है, मैंने कहा पीरियड कब है, कब फसल उगती है, पैदा करते हैं, फिर कब काटते हैं, रबी सीजन की कब है। तो भैया ये होती है नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल रबी की फसल होती है। चलो जी फिर आगे हम तीसरे क्वेश्चन में, पहले हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा है पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में ब्लैंक करके नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। क्लास 6, 7, 8
से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बस, तो ए इसका आंसर हो गया इंग्लिश में। फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो बच्चों वाली चीज़ थी यार। अच्छा जी, अब आ गया यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स? ये आपको रटनी होती है। तो इसमें आंसर है अलसी, लिनसीड। लिनसीड छोटे छोटे से 20 टाइप होते हैं, मतलब तेल निकलता है इनमें से, ये लिनसीड कहलाते हैं। रटना है आपको ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रबी क्रॉप्स? वो होता है सोयाबीन। ये भी आपको रटना है, इसके अलावा आपको कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है रटने के। अच्छा, फिर एक कहानी आ गई भैया। क्या कह रहा है कहानी में? किसी विलयन की सांद्रता उसके प्रति इकाई आयतन या घोल की प्रति इकाई द्रव्यमान में विलय मौजूद विलय की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र सामान्य ताप पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। देखो, एक प्रयोग के दौरान सामान्य ताप पर 350 मिलीग्राम पानी कितना है? वाटर कितना है भैया? देखो, वाटर है 350 ग्राम, और चीनी कितनी घोल रहा है भैया? टोटल 50 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? यहीं पर देख लो, 400 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्यूशन कितना हो गया है? सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया है? 400 ग्राम। यहाँ पर याद रखना है, चीज़ आगे आएगी काम ही। इंग्लिश में देख लो भैया, ये इंग्लिश में देख लेना आप खुद भी खुद क्या कह रहा है। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कौन सा विलयन का घटक नहीं है? मतलब विलयन के दो घटक होते हैं, एक जो घुलता है विलय, और एक जो घुलाता है विलायक। बस दो ही तो होते हैं, विलय और विलायक। तो विलय और विलायक यही होते हैं, बाकी कौन सा नहीं होता? परीक्षित प्रावस्था नहीं होती किसी भी हाल में। तो सी इज द आंसर। कह रहे विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट तो होता ही है, सॉल्वेंट भी होता है, क्या नहीं होता? डिस्पर्स फेज नहीं होता। तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। चलो जी, यहाँ कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, चीनी का घोल है। चीनी का घोल क्या है? मतलब चीनी का घोल मतलब एक तो चीनी है, और घोल का मतलब क्या मिलाया हमने? पानी मिलाया है। और चीनी क्या होती है? सॉलिड होती है, मतलब ठोस होती है, और पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब तरल होता है। तो ये क्या है? ठोस और तरल का विलयन है। किसका विलयन है? सॉलिड और लिक्विड का। ए इज द आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों, आप करोगे तभी तो ये सिंपल है। अब कह रहा है विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विलयन की सांद्रता के बारे में भैया, इसका पहला आंसर है प्रति इकाई आयतन में विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किस में? प्रति इकाई आयतन में। ये इसका आंसर है। विलय की मात्रा को काउंट किया जाता है और कुछ नहीं। इंग्लिश में देख लो कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? वो यही होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट परसेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ए, ये इसकी फॉर्मूला है। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो मैंने ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पर दोबारा से आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा किए गए घोल की सांद्रता क्या है? मतलब ऊपर जो उन्होंने सॉल्यूशन बनाया था ना, उसमें कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की? तो देखो, कंसंट्रेशन या सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय की मात्रा अपॉन पूरे विलयन की मात्रा इंटू 100। विलय की मात्रा मतलब सॉल्यूट की मात्रा। सॉल्यूट कितना था? वहाँ 50 ग्राम था। टोटल विलयन की मात्रा, टोटल सॉल्यूशन की मात्रा कितनी आ गई थी? 50 + 350 कितना हो गया था टोटल मिलाकर? 400 इंटू 100। अब काटो पीटो, काटेंगे ना, तो ये आ गया आपका अब 0 0 400 ये कर 10 0 काट दिया। अब भैया कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 20 का आंसर आ गया। बस ये तो तुमने करना है कैलकुलेशन। चलो जी, नेक्स्ट, एक विलयन का बड़ा घटक है। बड़ा घटक, अच्छा, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा रहती है? पानी की या चीनी की? अगर मैं चीनी पानी का घोल मिलाऊंगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? पानी की। पानी मतलब विलयन, वाटर मतलब पानी मतलब विलायक, पानी मतलब सॉल्वेंट। तो हमेशा सॉल्वेंट की होती है, विलायक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना।
चलो जी, फिर 19वां क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दोस्तों, ध्यान रखो। देखो, टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई भारी या समुद्री बल कार्य ना कर रहा हो। इस संवेग के सर्जन के नियम के रूप में जाना जाता है। ये तो आप देख लोगे भैया, पढ़ के देख लो, उसको पॉज करके देख लेना वीडियो क्या कह रहा है। इंग्लिश वालों वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या कह रहा है। हम तो सीधे क्वेश्चन में जाते हैं, सीधे क्वेश्चन में जा रहे हैं। कह रहा संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? कणों की एक प्रणाली पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो पैरा पढ़ोगे ना पूरा पर लिखा हुआ अभी तो ध्यान में आ जाएगा तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि जब भी संवेग संरक्षण का नियम होगा तो कभी भी उस पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो बी है, कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स। ये क्लियर है भैया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद हमेशा संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, बचा हुआ रहता है, कभी भी वो क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ये आप लोग याद रखोगे। टोटल मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट्स विद कोलिजन अकर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। कह रहा संवेग की इकाई क्या है? भैया अभी तो बताई थी मैंने, संवेग की इकाई क्या होती है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ए अभी बताया था तो मैंने। पांचवा, संवेग द्रव्यमान वेग का गुणनफल है। बताया था ना मैंने कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी या द्रव्यमान वेग का गुणनफल है, जो कि माप है। जो किसकी माप है? गतिज ऊर्जा की माप है। किसकी है? गतिज ऊर्जा की। काइनेटिक एनर्जी की भी माप होती है। चलो, माप, मेजरमेंट। अब नेक्स्ट आ गया है 20वां क्वेश्चन। कह रहा है रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव, ये तो देखते रहना तुम लोग, पूरा पढ़ लो इंग्लिश हिंदी में, है ना, पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है? देखो, ब्लड में 4 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो कौन सी हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है? वो होती है कौन सी? आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। कौन होती है वो? वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स किसके लिए मदद करता है? प्लेटलेट्स जो हमारा खून निकलता है ना, जब भी कट लग जाएगा, घाव हो जाएगा, तो उसमें जो खून को रोकेगा वो कौन रोकेगा? प्लेटलेट्स। तो रक्त का थक्का बनाना, खून को रोकना, ब्लड कोगुलेशन। तीसरा, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो हम सांस के थ्रू बाहर निकालते हैं, उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है? उसको वो रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ये सेल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाना, ले जाना, ऑक्सीजन गैस को ले जाना, जितनी भी गैसेज होती हैं उन सबको कौन ले जाता है? रेड ब्लड सेल। अच्छा, चौथा, प्रत्येक संयोजी स्तर में ऊतक में क्या होता है? हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स। ये याद रखना, रटने की चीज़ है भैया ये तो। कह रहा हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड के, देखो हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है और लाल कलर किसमें होता है? रेड ब्लड सेल में, आरबीसी। ये खत्म हो गई कहानी बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे दूसरा पार्ट इसका। ओके, बाय।